हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक्स हैं इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है, बेसिक नंबर 1। देखिए, ये जो बेसिक है इसमें क्या है कि अगर आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बी है ना। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और ऊपर कोई बी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई काइट है या कोई एक दीवार पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ए उसको देख रहा है। तो अगर आप नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो हमारा एंगल जो बनता है बेस के साथ वो बनता है थीटा, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। यानी कि जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है भाई। अब इसका बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पी है, जैसे कोई बर्ड है ना, कोई पिकक है, पिकॉक, उसने नीचे किसी स्नेक को देखा नीचे की तरफ, तो बी से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल कैसे बनता है, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ये एंगल बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है भाई। सपोज करो आपने ये एंगल बनाया और इस पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज़ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अभी आपको ये बात पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन और नीचे वाली बेस लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो हम इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, या सॉरी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे या फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखते हैं तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जैसे मैंने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है हमें वो यूज़ ही नहीं करना है, हमें केवल क्या यूज़ करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए तीसरे बेसिक पे आते हैं, बेसिक नंबर 3। थर्ड बेसिक। इस वाले बेसिक में क्या है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखिए कैसे याद भी क्या रखनी है, पहले मैं समझा दूंगा, वो अपना आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको थीटा के सामने सबको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ थीटा नीचे की तरफ जाता है उसको बेस बोलते हैं। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है पी कॉट थीटा। ठीक है, पी कॉट थीटा कैसे आया ये, आप देखिए इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा कितना हो जाएगा, लेट से दिस इज पी क्यू एंड आर। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। हमें पी क्यू गिवन है, जैसे मैंने बोला हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा पी क्यू अपॉन टेन थीटा। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया पी क्यू इंटू कॉट थीटा। क्यों, बिकॉज वन अपॉन टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई कंपटीशन वाले एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, जैसे एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या जब आप हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में, तो वहाँ पर भी हम इन चीज़ों का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट बोर्ड में इसको यूज़ नहीं करना है ना। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो आप ये डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। चौथा है बेसिक नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपको थीटा ये गिवन है और इस बार आपको बेस गिवन है पी,
तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी टेन थीटा। ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ बट नोट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पी कितना हो जाएगा, बी टेन थीटा। ठीक है, कैसे आया, ये बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी ऊपर ट्राई किया, वहाँ से आपका ये शॉर्टकट भी निकल जाएगा। फिफ्थ बेसिक, मैं इस फिफ्थ में दोनों पार्ट कवर कर देता हूँ। इस बार आपको क्या गिवन होगा, एच। एच मतलब हाइपोटेनियस। तो अगर आप एच गिवन है और बेस आपको निकालना है तो बेस की वैल्यू होती है एच कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू होती है एच साइन थीटा। ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। कैसे आया, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने एच कॉस थीटा कैसे निकाला, तो अगेन इसको एक काम करते हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं। दिस इज़ ए बी एंड सी। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आपको बेस निकालना है तो बेस कितना हो जाएगा, एच कॉस थीटा। देखिए हमने यही लिखा है नीचे भी, बेस कितना हो गया, एच कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल में लगाते हैं साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, और हमें पी निकालना है तो ये हो जाएगा एच साइन थीटा। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, इससे ऑब्जर्वेशन क्लियर होती है, क्वेश्चन को समझने की पावर बढ़ती है कि इसमें क्या गिवन है, हमें कैसे कैसे वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे बेसिक्स हम इस पूरे चैप्टर में कवर अप करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम इसकी एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिएगा और वहाँ से आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, और साथ साथ मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता रहूँगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज ए क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। ठीक है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर एक सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है जो टाइटली स्ट्रेच है एंड टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो हम एक पोल बना लेते हैं पहले, ये आपका पोल बन गया भाई। यहाँ पर ऊपर एक रस्सी जुड़ी हुई है और ये रस्सी नीचे ग्राउंड से अटैच्ड है। ठीक है, ये हमने ग्राउंड बना लिया, यहाँ से अटैच्ड है। अब ये रस्सी यहाँ से जुड़ी हुई है तो हमने यहाँ से इसका बेस बना दिया, इसको क्या नाम दे देते हैं, पोल। ठीक है, ये पोल हो गया वर्टिकल पोल, ये आपकी होगी स्ट्रिंग, ये रस्सी हो गई आपकी। क्लियर है भाई। अच्छा, कितने मीटर लंबी रोप है, 20 मीटर लॉन्ग, ये आपकी रस्सी हो गई। ये डायग्राम देखिए, पूरा चैप्टर में अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपका हार्डली 2 या 3 मिनट का रह जाता है। सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम, 20 मीटर लॉन्ग रोप, वर्टिकल पॉल। ठीक है, और ये जो रोप है ये बेस के साथ कितना एंगल बना दी है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एंगल है 30 डिग्री। इसने आप डायग्राम भी बनाया हुआ है बट मैं प्रीफर करता हूँ डायग्राम को इस तरीके से बनाना, बुक में इन्होंने ऐसे मेंशन किया हुआ है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बना सकते हैं। देखो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ जो कंपटीशन के लिए काम आ सकता है। मैंने अभी इससे पहले बेसिक समझाया था, आपको पता है उसमें हाइपोटेनियस गिवन है, ये थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, सॉरी हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज़ 30 डिग्री। तो मुझे बताइए अगर आपको हाइपोटेनियस गिवन है तो पोल की हाइट डायरेक्ट कैसे निकल सकती है, एच साइन थीटा। आप चाहें तो पीछे वाला बेसिक एक बार देख लीजिएगा। तो एच कितना है इसका 20, साइन थीटा कितना है आपका 1/2, क्योंकि साइन थीटा कितना होता है साइन 30, साइन 30 1/2, तो आंसर आ गया 10। ये आपका आंसर सीधे सीधे आपका डायरेक्ट मेथड निकल गया। बट हमें बोर्ड में ऐसे यूज़ नहीं करना है, तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, साइन 30। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको पी निकालना है और एच आपको गिवन है। तो साइन 30 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 1/2। पी आपको निकालना है, एच आपके पास 20 हो गया, तो पी कितना आ जाएगा 20/2 एंड दैट इज़ 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ ट्री ब्रेक्स, ये ट्री वाले क्वेश्चन हैं, और जब ब्रेक होते हैं तो इसका सीधा सा एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनता है। एक बड़ा सा ट्री लिया आपने, इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर, और जब आप ब्रेक करोगे तो ये सेक्शन नीचे आकर के गिरेगा। जब ये सेक्शन नीचे आके गिरेगा तो ये ऐसे ग्राउंड से जुड़ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये ट्री की लेंथ ए और ऊपर बी है, तो क्या ये लेंथ भी बी हो जाएगी, क्योंकि ये वही हिस्सा है जो ट्री के ऊपर का था और वो नीचे आकर के गिर गया।
सभी क्वेश्चंस में ट्री में जो ब्रेक डाउन्स होते हैं उसमें इसी टाइप का डायग्राम बनता है। अब आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो ट्री है ये स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हुआ, जो ग्राउंड पे आकर के टच हुआ और उसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ये लीजिए, हमने 30 डिग्री का एंगल भी बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो बेस है, ये जो डिस्टेंस है, ये उसने 8 दे दी। तो वो पूछ रहा है आपसे हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो क्या करें, एक तो आपको ए चाहिए भाई, है ना, और एक आपको बी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, tan 30 लगा देते हैं। हमने सबसे पहले लगाया tan 30 कितना हो जाएगा, a/8। ठीक है भाई, ए आपको निकालना है तो ए हो गया 8 tan 30 कितना हो गया, √3, 1/√3, तो आंसर हो गया 8/√3। चलिए अब बी निकाल लेते हैं। बी के लिए क्या चाहिए हमें, कॉस निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेस पता है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो cos 30 ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 8/b। बी हमें निकालना है तो बी हो जाएगा 8/cos 30। तो कितना आंसर हो जाएगा, 8/cos 30 कितना होता है, √3/2। अपॉन 2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 16/√3। अब जैसे मैंने आपको बोला था जो ट्री की लेंथ है वो पूरी कितनी होगी, ट्री की लेंथ कितनी होगी बेटा, a+b, ये हो जाएगी a+b। तो आंसर हो गया आपका 8/√3 प्लस b कितना हो जाएगा 16/√3। तो टोटल आंसर कितना हो गया 24/√3। क्या होता है, कई बार ये आंसर इस तरीके से नहीं होता, हम इसको √3 को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो हम इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और √3 से नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर हो गया 24√3, नीचे √3 इंटू √3 बन गया 3, 3 से ही 84 कट जाएगा तो आंसर हो गया 8√3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। अभी आपको पता है पार्क में बच्चों के लिए झूला लगाना है, तो झूला किस तरीके का होता है, स्लाइड वाला, सबको पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 2 झूले लगाने हैं। तो एक ऐसे बना दिया हमने, एक झूला ऐसे और एक ऐसे बना दिया, ये स्लाइड्स हो गई। ठीक है भाई, जो 5 ईयर से बिलो वाले चिल्ड्रंस हैं उसके लिए जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। पहला झूला जो है, पहला जो उसने स्लाइड है वो 1.5 मीटर की हाइट पे है और कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है। दूसरा अबव 5 ईयर्स के लिए है और उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये वाला जो झूला है वो 3 मीटर की हाइट पर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें ये स्लाइड की लेंथ निकालनी, यानी h1 निकालना है और साथ में h2। वैसे तो आपको डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए पहले वाले ट्राइंगल में, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC और PQR। चलिए ट्राइंगल ABC में सबसे पहले देखते हैं। ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि 30 के सामने वाली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस निकालना है तो आप sin 30 लगा दीजिए। sin 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन h1। h1 हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin 30 नीचे आ जाएगा। sin 30 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो आंसर हो गया 1/1.5/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 3 मीटर। ये लीजिए फर्स्ट स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर आ गई। अब आ जाते हैं सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR। चलिए इसमें भी sin 60 लगा देते हैं। तो sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस h2, तो h2 कितना हो गया 3/sin 60। sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3 × 2। तो 3 को ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 × 2 और नीचे हो गया √3, ये √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर हो गया 2√3 मीटर। ठीक है भाई, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी एक बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब आता है 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर वाले क्वेश्चन आगे, तो पहले तो हम टावर बना देते हैं ये वाला। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो फुट से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है, वो है आपका 30 मीटर पे। तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए डायग्राम बन गया, क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट का रह गया। 30 मीटर अवे डिस्टेंस हो गई और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टावर पे, 30 डिग्री। देखिए भाई वैसे तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना हाइट। देखिए आपको पता है बेस गिवन है, ये गिवन है, तो एच की वैल्यू सीधे अगर हम देखें डायरेक्ट निकालें तो कितना हो गया 30 का टेन 30 बेसिक में मैंने समझाया था। तो ये हो गया 30 इंटू 1/√3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ऊपर आ गया 30√3, नीचे आ गया 3, ये 3 से कट जाएगा तो आंसर हो गया 10√3। ये तो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बोर्ड के हिसाब से समझ लेते हैं। इसमें लगा दीजिए ट्राइंगल, इसको भी नाम दे देते हैं PQR। देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप जब सॉल्व करें तो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। इन ट्राइंगल PQR tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा H/30। ठीक है, आपको H निकालना है तो H आ गया 30 tan 30। यही हमने किया पहले भी, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 10√3, है ना। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये कितना हो जाएगा मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से कितना, 60 मीटर अबव। यहाँ पर काइट फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये वही क्वेश्चन हो गया अभी जो हमने देखा था सर्कस वाला। यहाँ पर एक जो काइट है उसकी स्ट्रिंग अटैच्ड है ग्राउंड से। ठीक है, तो इसको बेस भी बना देते हैं हम लोग। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब हो गया इसमें कोई ढील नहीं है, कोई ढीलापन नहीं है, बिल्कुल टाइट है हमारी स्ट्रिंग और इसमें कोई स्लैक नहीं है। तो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, क्या लगाए ज़रा देखो, 30 के सामने क्या पता है हमें, P पता है और H निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इस ट्राइंगल में, साइन 60। साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो H कितना आ गया भाई, 60 अपॉन साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। जैसे मैंने बोला था √3 नीचे आ गया तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 60, यानी 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 इंटू √3, नीचे हो गया 3, 3 से ये कैंसिल हो गया 40, तो आंसर हो गया 40√3 मीटर। देखिए अगर क्वेश्चन में √3 मेंशन है, दैट √3 इज इक्वल टू 1.732, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो √3 की वैल्यू होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। अगर आपके बुक में नहीं भी मेंशन है तो भी आप याद रख लीजिएगा, √3 होता है 1.732। अगर लिखा है कि यूज़ √3 1.73, तो आपको √3 की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो किसी बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग से कितना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हो गया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सम डिस्टेंस पे वो खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आइज हैं तो ऊपर ही होंगी। ठीक है भाई, यहाँ से एलिवेशन है तो वो ऊपर देख रहा है, कहाँ देख रहा है ऊपर, इस टावर के, सॉरी इस बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, कितना बनाया उसकी आइज ने, 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री बनाया। तो 30 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए हमेशा एंगल के लिए बेस भी चाहिए, तो हमने बेस बना दिया और ये 30 डिग्री। अब यह मूव करता है, मूव करते करते ये लड़का यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब उसने फिर से ऊपर देखा तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री। अब देखिए कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि सर लड़का इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कि लड़का इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये लड़का इस डायरेक्शन में जाता, पीछे वाले डायरेक्शन में, तो एंगल 30 डिग्री से कम हो जाता। आप सोचिए, आप अगर ये यहाँ जाता तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता, 30 से कम हो जाता। इसका मतलब कई बार ये भी अगर दिक्कत हो कि सर ये उधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में, तो आप सोच लीजिए एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इसका मतलब एंगल इंक्रीज़ हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है तो ये लड़का राइट साइड में ही जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? हालांकि इसमें लिखा है कि वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, बट अगर नहीं भी मेंशन है तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये इधर ही जाएगा, बिकॉज एंगल इज इंक्रीजिंग। अब इसकी हाइट भी 1.5 हो जाएगी इधर भी। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। कहाँ पर बन गया रेक्टेंगल, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका ए, दिस इज बी, ऊपर सी, डी, ई और एफ। अब आप देखिएगा ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, दिस वन, है ना। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 30, तो ऊपर वाली कितनी बच गई, ऊपर आ गई 28.5, ये सी एफ। तो मैं लिख दे रहा हूँ सी एफ कितना हो गया 28.5। उसने पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं। पूछा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला, इसका मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। यहीं तक तो चला वो बिल्डिंग की तरफ, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है डी। क्या करें, देखिए लॉजिक पहले समझ लेते हैं। मुझे लॉजिक क्या लगाना है, मैं इस ए बी, इसको भी एक नाम दे देते हैं एल, मुझे इस ए बी में से बी एल को माइनस करना है, ये मेरा लॉजिक है। तो क्या माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या ये ए बी ऊपर डी एफ के बराबर है, ऐसे मैंने बोला था रेक्टेंगल है, और ये जो बी एल है क्या ये ई एफ के बराबर है। तो मुझे बेसिकली डी एफ निकालना है और मुझे ई एफ निकालना है। तो चलिए ए बी के लिए मुझे डी एफ चाहिए। डी एफ कैसे निकलेगा, ऊपर ट्रायंगल में सी डी एफ। चलिए 1030 लगाते हैं। 1030 कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा डी एफ। डी एफ कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन 1030। 1030 की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो 28.5 अपॉन 1/√3, ये ऊपर आ गया √3, तो आंसर हो गया 28.5 √3। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं ना, अब इसको यहीं छोड़ देंगे, बाद में देखते हैं इसकी वैल्यूज़ को हमें क्या रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं किस पे, ट्रायंगल 1060 पे, ताकि हम ई एफ निकाल सकें। तो ट्रायंगल सी ई एफ, यहाँ पर देखिएगा 1060 कितना हो गया सी एफ अपॉन ई एफ। हमें क्या निकालना है ई एफ, तो ई एफ हो जाएगा सी एफ अपॉन 1060। 1060 कितना होता है √3, और सी एफ कितना है, सी एफ अगेन कितना है 28.5, और ये हो गया √3। क्लियर हो गया। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि डी एफ ए बी के बराबर है, ई एफ बी एल के बराबर है, तो जो डिस्टेंस हमें निकालनी है डी, वो कितना हो जाएगा डी एफ, ठीक है भाई, माइनस डी ई। क्यों, क्योंकि डी एफ किसके बराबर है ए बी के, और डी ई किसके बराबर है बी एल के, तो एक ही बात है। अब देखिए डी एफ कितना था 28.5 इंटू √3, और डी ई कितना है 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से एक काम करते हैं, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। आप चाहें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ ले आता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 57 √3 अपॉन 3, ये कट जाएगा 19, तो आंसर हो गया बेटा 19 √3, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग हो गई भाई, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये हम ऐसे बना लेते हैं ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है जी। और ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, तो यहाँ से सबसे पहले आपने बॉटम को देखा और फिर आपने टॉप को देखा। तो पहले बॉटम को देखा, किसके, ट्रांसमिशन के बॉटम को, और फिर हमने ट्रांसमिशन के टॉप को देखा।
तो पहला एंगल कितना बना, आप देखिएगा फर्स्ट एंगल जो बन रहा है वो है 45। फिर आपने जब टॉप को देखा तो कितना बना 60 डिग्री। ठीक है भाई। और बिल्डिंग की हाइट दे दी उसने 20 मीटर। तो क्या पूछा उसने हमारे से, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या करें, एक बार 1045 एक बार 1060, बस हो जाएगा आंसर। टावर की हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 1060 पहले, सबसे पहले निकाल लेते हैं 1060। आपको पता है 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। बेस को हम d मान लेते हैं। चलिए बेस को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर d, दिस इज योर d। ठीक है जी। तो बताइए 1060 कितना हो जाएगा, पूरी हाइट लेंगे हम ऊपर से नीचे तक की, तो h प्लस 20 तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, 1060 के सामने, और बेस कितना हो जाएगा d। तो h प्लस 20 की वैल्यू कितनी हो गई, d इंटू 1060। इसको रख देते हैं, 1060 कितना होता है √3, तो d इंटू √3। अब आते हैं 1045 पे। 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 20, बेस हो जाएगा d। 1045 हो गया 1, ये हो गया 20 अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो d कितना आ जाएगा 20। इस वैल्यू को हम वापस इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन कितनी बन गई थी हमारी, h प्लस 20 कितना हो गया d√3, d आपने निकाल लिया है 20 इंटू √3, ये हो गया h प्लस 20। 20 को उधर ले जाइए तो h कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 20 कॉमन आ गया, आंसर हो गया √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये टावर हमने बना दिया और एक हमने बिल्डिंग बना दी। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार, क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले हमने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप पे, तो कहाँ से बनेगा, किसी की कोई ऑब्जेक्ट नीचे होगा। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप देखें ध्यान से, वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ग्राउंड लेवल पे, क्या, उस टावर का बॉटम। जरा पढ़िए देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द, अच्छा सॉरी उल्टा बनाना था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। हाँ सही है, ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब बिल्डिंग के बॉटम से, फुट से आपने टावर को देखा तो एंगल कितना बना 60। इसी से पता लगता है कि टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी, 60 डिग्री से। अगर ये एंगल छोटा होता तो बिल्डिंग बड़ी होती और टावर छोटा हो जाता। और क्या दे रखा है भाई, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे दी आपको 50 मीटर। तो उसने क्या पूछा है आपसे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको h मान लेते हैं। बस सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप 1060 लगा दीजिए, इसका वैल्यू d आ जाएगी, फिर हम 1030 लगा देंगे। तो 1060 कितना हो जाएगा, 1060 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर, इस 60 के सामने परपेंडिकुलर हो गया 50, बेस हो गया d। तो d की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 1060। 1060 आपका कितना होता है √3, तो आंसर हो गया 50 अपॉन √3। ठीक है, अब लगा दीजिए 1030। 1030 कितना हो जाएगा h अपॉन डी, हमें तो h निकालना है, तो h हो जाएगा d इंटू 1030। ठीक है, d आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हम यहाँ पुट कर देते हैं। d है 50 अपॉन √3 और 1030 भी कितना होता है 1 अपॉन √3, तो आंसर हो गया 50 अपॉन 3। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है। तो एक पोल यहाँ बना देते हैं, एक पोल यहाँ बना देते हैं। दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो दोनों की हाइट को h ले लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड हो गई भाई, इस रोड के दोनों साइड पर इक्वल हाइट के दो पोल हैं, और ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है। यानी कितनी चौड़ी है ये रोड, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम, अब बिटवीन दैम का मतलब ये नहीं है कि इसके बिल्कुल बीच में है वो पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट पी। इस पॉइंट से आपने क्या किया, पोल के ऊपर देखा, पहले ऊपर इधर देखा और फिर आपने इधर देखा। कितने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 या 30। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं एंगल को, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने इसको 60 लिया। वो तो मैंने डायग्राम देख करके देखा लिया कि भाई ये बड़ा बन रहा है तो मैंने इसको 60 मान लिया, इसको 30 मान लिया। आप इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दोनों पॉइंट से, दोनों पोल से इसकी डिस्टेंस निकालनी है और हाइट ऑफ द पोल। तो इसको x ले लेते हैं भाई, अगर ये x है तो ये PL, चलो इसको L इसको M ले लेते हैं। तो PL कितना हो जाएगा, PL हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना। मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ 80 माइनस एक्स। अब क्या करना है भाई, दोनों ट्राइंगल में एक बार 1060 एक बार 1030। चलिए पहले लगा देते हैं 1060। 1060 कितना हो जाएगा, h अपॉन एक्स। ठीक है, तो h कितना हो गया, x 1060। तो ये हो जाएगा x इंटू √3। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आ जाते हैं 1030 पे। 1030 कितना हो जाएगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो h कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, नहीं तो क्या होता है, सबसे कॉमन मिस्टेक है, बच्चा ब्रैकेट लगाना भूल जाता है और फिर केवल एक वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर देगा। तो 80 माइनस एक्स इंटू 1030 कितना हो गया, 1 अपॉन √3। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, 1 और 2, दोनों में वैल्यू h की है। अब दोनों वैल्यू h की हैं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, यानी 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x √3 किसके बराबर हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, और ये हो गया 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले आते हैं तो 4x कितना हो गया, 80। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब देखिए पॉइंट P जो है M से कितनी दूरी पर आ गया, 20 मीटर पे। तो जो L M से कितनी दूरी पे आ जाएगा, सॉरी L से, वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स। फ्रॉम L इट इज़ इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। अब हमें हाइट निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन को पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप जहाँ पर भी h लिखा हुआ हो। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। x हमारे पास है 20, तो कितना हो गया 20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप पोस्ट करके भी दोबारा देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कोई बैंक, किसी भी कैनाल का बैंक है जहाँ पर एक टावर खड़ा हुआ है। अब इसको हिंदी में समझो तो ऐसे समझे, कोई नदी का किनारा है, उसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, तो टीवी टावर स्टैंड, डायग्राम भी बना हुआ है हमारे पास। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे की तरफ एक पॉइंट है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो आपने सपोज करी यहाँ से देखा तो कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अभी उसने कहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट बी मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब ये बात वही है जो मैंने पहले आपसे पूछी थी कि अब यहाँ से वो राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, ये पता लग सकता है आपको एंगल्स पे। एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ए से किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ चला गया, सी पर या डी पर पहुँच गया। यहाँ से उसने फिर इसको देखा टावर को, तो इस बार कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। और कितना चला वो, 20 मीटर चला यहाँ से। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है विड्थ ऑफ कैनाल यानी ए बी, इसको हम डी मान लेते हैं।
चलिए करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करें, 1060 लगा दें। ठीक है, 1060 कितना हो जाएगा भाई, टावर की हाइट को ले लेते हैं h, तो 1060 हो गया h अपॉन डी, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा d 1060, कितना हो जाएगा d√3। इक्वेशन नंबर 1। अब लगा देते हैं 1030 डिग्री कितना हो जाएगा, h अपॉन 20 प्लस डी। ठीक है, यहाँ से h कितना आ जाएगा 20 प्लस डी इंटू ब्रैकेट लगा दीजिएगा 1030 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/√3। अब h की वैल्यू जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 में थी उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो h कितना हो जाएगा यहाँ पर d√3 इज इक्वल टू 20 प्लस डी और इंटू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3d इज इक्वल टू 20 प्लस डी, 2d इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से d कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, और यही उसने आपसे पूछा था। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी होगी, 10 मीटर। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो यहाँ पे एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना देते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, इसका मतलब एक और केबल टावर है, इसको यहाँ बना देते हैं केबल टावर को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से आपने केबल टावर के टॉप को देखा तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40 डिग्री। यहाँ से नीचे देखा तो कितना एंगल बना। अब ये क्वेश्चन आया डिप्रेशन का, 45 डिग्री बन रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ 45 डिग्री, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो ये बन गया 45 डिग्री। ठीक है, 7 मीटर आपने इसने इसकी हाइट दे दी है यहाँ से यहाँ तक की। देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर हो गया, इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ केबल टावर, तो इसको पूरे को h मान ले। अब देखिए ये तो 7 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वाली 7 है, तो ऊपर वाले को h मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड h प्लस 7, क्योंकि पूरी हाइट कितनी होगी, h प्लस 7। तो पहले h निकाल लीजिए, 7 में ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ये 7 इसको नाम दे देते हैं कुछ, A B C D और E। तो चलिए सबसे पहले 1045 लगा देते हैं, इसको D ले लेते हैं डिस्टेंस को। तो 1045 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/d, तो d हो जाएगा 7/1045। 1045 कितना होता है 1, तो d आ गया 7, तो यहाँ लिख देते हैं d की वैल्यू 7। ये d है तो सामने वाला भी 7 ही हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। और अब तो ये स्क्वायर ही बन गया, क्योंकि सारे एंगल 7 7, सारी वैल्यू 7 की आ रही है, तो 7 हो गया। ऊपर वाले में लगा दीजिए 1060। 1060 कितना हो जाएगा, h/7, तो h की वैल्यू आ गई 7 1060, यानी कि 7 इंटू √3। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल हाइट, यानी h प्लस 7। तो h प्लस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7√3 प्लस 7। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको 7 कॉमन ले लें, और या फिर आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस। ये लाइट हाउस ले लेते हैं भाई, कितना है इसकी है, 75 मीटर हाइट पे लाइट हाउस है। लाइट हाउस आपने देखा होगा, समुद्र के आसपास लाइट हाउस होते हैं, जहाँ से वो लाइट, समुद्र में लाइट डालते रहते हैं, और ये चेक करते रहते हैं कोई आसपास कोई ऐसा लड़का या लड़की या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो घूमने आए हुए हों और वो पानी में कहीं डूब रहे हों। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को चेकआउट करने के लिए लाइट हाउस लगे रहते हैं। तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे हाइट ये लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप आ रही हैं, एक 30 डिग्री एंगल पे है, 40 डिग्री एंगल पे है। दोनों शिप बिहाइंड द सॉरी द वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब दोनों शिप एक ही साइड पर हैं। देखिए यहाँ पर एक शिप हो गई, शिप नंबर 1,
यहाँ पर होगी शिप नंबर 2। इसने लाइट हाउस ने इसको देखा, मतलब लाइट पड़ी, और एक लाइट हाउस से यहाँ पर लाइट पड़ गई। कितना कितना एंगल है आपको पता है, एक एंगल 30 है, एंगल 45, तो आपको पता है 45 कौन सा बनेगा, ये बड़ा एंगल है तो ये 45 हो गया, ये छोटा एंगल है तो ये 30 डिग्री हो गया। और क्या क्या दे रखा है, बस कुछ नहीं है। तो वो पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो हमें ये निकालना है डी। ठीक है भाई, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स। चलिए tan 45 लगा देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 45 कितना हो गया 75 अपॉन एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा 75 अपॉन tan 45। क्लियर हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 75 अपॉन tan 45 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 75। अब लगा देते हैं tan 30 पूरे ट्रायंगल पर। tan 30 कितना हो जाएगा 75 अपॉन पूरी नीचे के बेस, क्योंकि 30 के सामने 75 अपॉन पूरा बेस कितना हो जाएगा d प्लस एक्स। तो d प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 अपॉन tan 30, ये हो गया 75 अपॉन 1 अपॉन √3, ऊपर आ गया तो ये हो गया 75 √3। हमें तो d निकालना है, ठीक है, तो ये d प्लस एक्स की वैल्यू आई है, तो d कितना हो जाएगा 75 √3 माइनस एक्स। एक्स कितना है हमारे पास 75, तो बस 75 कॉमन ले लीजिए, तो आंसर हो गया √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही है जो हमने अभी क्वेश्चन एक ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 14 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। वहाँ पे भी 1.2 मीटर टॉल बिल्डिंग का एक लड़का था, है ना, 1.5 मीटर टॉल, और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर इज 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है और एक हाईवे जो है वो टावर पे मिलता है, ये हाईवे हो गया। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर कोई आदमी है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहाँ पे कोई आदमी है जो एक कार को ऑब्जर्व करता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, तो डिप्रेशन है तो उसका एंगल बना देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं, एंड दिस बिकम 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार है यहाँ पर, और ये कार टावर की तरफ जा रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो कार किधर जाएगी, टावर की तरफ ही जा रही है, वो एंगल भी बढ़ रहा है। तो कार इस पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक पहुंच जाती है, और यहाँ से फिर से उस आदमी ने देखा, तो इस बार डिप्रेशन कितना 60 डिग्री, हमने इसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर लिया। कितना, आफ्टर 6 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस टावर के फुट पर पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगता है। लेट से यहाँ तक पहुंचने में उसको t सेकेंड और लगते हैं। तो इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर वाला B ले लेते हैं, P1 P2 आपके पास है ही। अच्छा, स्पीड क्या है, स्पीड है यूनिफॉर्म। तो जब स्पीड दे रखा है तो स्पीड को हम कुछ मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकेंड, ये हमने स्पीड एज्यूम कर ली। तो आप मुझे बताइए P1 P2 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 तो हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है कार की, x मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड, तो आंसर हो गया 6x। ठीक है भाई, 6x मीटर। ये P1 P2 की वैल्यू आ गई, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो P1 P2 आ गया 6x। ठीक है, अब देखते हैं P2 से A तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P2 से A तक क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से स्पीड कितनी लगी, वही यूनिफॉर्म थी x मीटर, टाइम इस बार t हो गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी tx। इसको भी मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। तो ये बन गया आपका tx, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। बस अब आपको क्या करना है,
टावर की हाइट को h ले लेते हैं, एक बार tan 60 एक बार tan 30। तो चलिए लगाते हैं, tan 60 कितना हो जाएगा h/tx, और tan 30 कितना हो जाएगा h अपॉन पूरी लेंथ 6x प्लस tx। फर्स्ट इक्वेशन से h कितना आ गया tx इंटू tan 60, यानी कितना हो गया ये √3 tx, और सेकंड इक्वेशन से tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस tx। तो यहाँ से 6x प्लस tx कितना आ जाएगा इज इक्वल टू √3h। अब देखिए क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है h की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है h इज इक्वल टू √3x, और सेकंड इक्वेशन में इसको उधर ले लेता हूँ मैं पहले, √3h कितना हो जाएगा 6x प्लस tx। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करते क्या हुआ, तो ये h से h कट गया, तो इधर आ गया 1, नीचे आ गया √3, इधर x कॉमन ले लिया तो ये बन गया √3x, √3 इंटू टी, नीचे भी x कॉमन ले लो, ये बन गया 6 प्लस टी। x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 प्लस टी की वैल्यू कितनी हो गई √3 इंटू 3, √3 3t आ गया, तो 2t कितना हो गया 6, यहाँ से t कितना आ गया 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड के बाद कार टावर के फुट तक पहुँच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और हम अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। अब देखिए एक टावर है और इसकी हाइट हमें नहीं पता है, इसके बेस से 2 पॉइंट आपने लिए हैं। पहला पॉइंट है 4 मीटर अवे, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये 4 मीटर अवे है यहाँ से, और फिर इसी बेस से 9 मीटर अवे दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग बी, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। और जो एंगल्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, हाइट ऑफ द टावर, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव h इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए क्या करें, सबसे पहले tan 30 लगा दें, tan थीटा कितना हो गया h/4, तो h आ जाएगा 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब लगा दीजिएगा दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, CBL में, ट्रायंगल CBL ले लेते हैं, यहाँ पर लगाइए tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार एंगल अल्फा थीटा ये नहीं है 90 माइनस थीटा, तो इसका tan लगाएंगे तो वही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/9। तो h हो गया 9 इंटू tan 90 माइनस थीटा। आप सबको पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये बन गया cot थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 9 cot थीटा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RHS से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो बन गया h², ये हो गया 4 9 जा 36, और tan से cot कट गया, क्यों, क्योंकि cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, तो ये दोनों कट गया, आंसर 36 आ गया। तो h कितना आ गया 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, सारे बेसिक्स आपको रिवाइज हो गए होंगे। एक बार फिर से दोबारा से जा करके अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन में सर कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप अपना जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू।